जंग की खबरें लेकर तो हाजिर हुई ही, जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत एक अच्छी खबर से हम जानते हैं कि इजराइल ने कितने सारे सहाफियों को चुन चुन के मारा है फलस्तीन के अंदर, लेकिन फिर भी वहां के जांबाज सहाफी लगातार, वहां के जांबाज पत्रकार लगातार खबरें लेकर आते रहे। और अब ऐसे ही 4 पत्रकारों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें वाइल अल दाहदो हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि जिनके जवान लड़के और पूरे परिवार को मार दिया गया था। और इसके अलावा हिंद अल खोबरी हैं, जो मेरी बहुत प्रिय पत्रकार हैं, जो लगातार पूरी जांबाजी और पूरी हिम्मत के साथ खबरें देती रहती हैं। तो इन सब लोगों को बधाई और सलाम के साथ सारी डिटेल्स लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और उसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि हमास की टीम पहुंची तो है कैरो, लेकिन बातचीत में हिस्सा नहीं ले रही है। हमास का सीधा कहना था कि 2 जुलाई को जब एक बार समझौता हो गया, जिस पर हमास भी राजी था, इजराइल की जो टीम भी राजी थी, तो फिर उसमें नई नई शर्तें क्यों जोड़ी जा रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू जो शर्तें जोड़ रहा है, अगर बहुत डिटेल में ना जाएं, अगर बहुत शॉर्ट में उसको देखें, तो वो शर्त इतनी है कि जहां जहां से गजा में जाने का रास्ता है, जहां जहां से गजा के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, उन सारी जगहों पर इजराइल अपना कंट्रोल रखेगा, वहां अपनी सेना रखेगा। पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त ये जोड़ी गई थी कि ये जो जंगबंदी होगी, ये जो सीज फायर होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। इजराइल जब चाहेगा तब जंग शुरू कर सकेगा। अब आप बताइए कि इसमें जंगबंदी कहां से होती है कि आप एक तो अपनी आर्मी वहां पर रखेंगे और दूसरा आपके पास यह आजादी होगी कि आप जब चाहेंगे तब वहां पे जंग शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो दूसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई थी, तभी मैंने ये बात बहुत क्लियर कही थी कि नेतन्याहू का पूरा जो अप्रोच है, उस अप्रोच के बाद मुझे एकदम नहीं लगता कि किसी तरह का सीज फायर फिलहाल पॉसिबल है। और वही हुआ, हमास के लोग कैरो से लौट गए और कुल मिलाजुलाकर ये सीज फायर नहीं हो रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीज फायर की ये बातचीत पूरी तरह से फिर से विफल हो गई है, फेल हो गई है। सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका का कहना है वो अभी भी कोशिश कर रहा है, अभी भी टॉक्स फेल नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका जो अभी तक 50,000 टन हथियार इजराइल में भेज चुका है, जिसके जहाज इस तरह का हथियार लेकर कल भी इजराइल में उतरे हैं, वो सीज फायर के लिए इतना परेशान सिर्फ इसलिए है कि इस इलेक्शन से पहले किसी भी तरह कमला हैरिस चाहती हैं कि सीज फायर जैसा कुछ हो जाए, ताकि जो प्रो पैलेस्टीनियन वोट्स हैं वो कम से कम उनको एक साथ मिल जाएं। अभी कंडीशन यह है कि प्रो पैलेस्टीनियन जो वोट्स हैं वो ट्रंप को तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरे कैंडिडेट्स के पास जा रहे हैं, कमला हैरिस के पास भी नहीं जा रहे हैं, जो उनके जीतने की संभावना खत्म कर सकता है। कुल मिलाजुलाकर यही वजह है कि दोबारा से शुरू किया गया है सीज फायर का नाटक, जबकि न तो अमेरिका की कोई नीयत है गजा में जो बर्बादी तबाही हो रही है उसको रोकने की, और ना इजराइल की कोई नीयत है गजा से अपनी आर्मी वापस बुलाने की। जब तक इजराइल गजा से अपनी आर्मी नहीं बुलाता है, तब तक वहां सीज फायर जैसी किसी चीज की संभावना नहीं है। यह बात मैं अपने प्रोग्राम में लगातार कहता रहा हूं और आज एक बार फिर से सही साबित हुई। कल मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में काफी तनातनी हुई है। हिजबुल्लाह ने 300 से भी ज्यादा कात्यूशा मिसाइल्स फेंकी हैं, जिनसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और उसके बाद इजराइल ने भी हमला किया और कहा कि यह प्री एम्प्टिव हमला था, यानी हिजबुल्लाह जो हमले आगे करने वाला था उनको रोकने के लिए यह हमला था। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना था कि हमको जो करना था पहले राउंड में हम कर चुके हैं और आगे जो करना होगा वो करेंगे। इजराइल के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि दोनों ही सही बोल रहे हैं। दोनों नेचुरली जब जंग चलती है तो पब्लिक में ऐसी ही बात कही जाती है जो बात पब्लिक की हिम्मत को बढ़ाए। जहां इजराइल ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, अगर नुकसान नहीं हुआ है तो फिर पूरा का पूरा नॉर्थ खाली क्यों कराया जा रहा है? अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर फुल फ्लेज वार जाने से क्यों डर रहा है इजराइल? इजराइल के अंदर के अखबार, अंदर के लोग क्यों कह रहे हैं कि वहां फुल फ्लेज वार अगर होता है हिजबुल्लाह के साथ तो वो बेहद नुकसानदायक होगा? मैं आपको बताऊं, एक सर्वे आया है और बहुत मजेदार सर्वे
सर्वे आया है वो ये कहता है कि इजराइल के 75% लोग यानी 2/3 लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल या नेतन्याहू हिजबुल्लाह का मुकाबला कर रहा है वो बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है, वो ठीक से मुकाबला नहीं कर रहा है। यानी 75% लोग इजराइल के ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह का मुकाबला ठीक से नहीं कर पा रहा है नेतन्याहू। और इसी सर्वे में एक और बात आई है कि 55% लोग यानी आधे से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि दोबारा जल्दी से जल्दी चुनाव हो और नेतन्याहू को कुर्सी से हटाकर किसी और को बिठाया जाए। इन सब के आप बीच जोड़ लीजिए कि जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह की जंग इनके ही मंत्रियों के बीच में चल रही है, गैलेंट और बेन ग्वेर के बीच में जिस तरह की जंग चल रही है, जिसमें गैलेंट कह रहा है कि बेन ग्वेर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह से वेस्ट बैंक में हमले करवा रहा है, जिस तरह से वो मस्जिद में पहुंच गया, अल-अक्सा मस्जिद में वो पहुंच गया अपनी पूजा पाठ करने के लिए, वो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के अखबार तो ये भी कह चुके हैं कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इजराइल का अपना वजूद भी बहुत जल्द खतरे में पड़ सकता है। एक एक्स जो उनके मेजर जनरल हैं वो तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रहीं तो 1 साल के अंदर इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे, देखा जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लड़ने से इजराइल झिझक रहा है, यह बात तो बहुत क्लियर है। अखबारों में ऐसी खबरें प्लांट कराई जा रही हैं कि इस जंग के बाद जब हिजबुल्लाह ने हमला किया और उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, इस जंग के बाद दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक आदान प्रदान हुआ, यानी उनके बंदे ने इनसे बात की, इनके बंदे ने उनसे बात की और दोनों ने कहा कि हम फुल स्केल वार पे नहीं जाएंगे। हिजबुल्लाह के बयान दिखाए जा रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं फुल स्केल वार पे जाना और इजराइल भी चाहता है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेज वार ना हो। इन सब के बीच नसरुल्लाह साहब का एक बयान आया जिन्होंने कहा कि वो दिन हवा हो गए जब इजराइल म्यूजिक बैंड बजाता हुआ आता था और लेबनान के ऊपर हमला कर देता था। अब वो लेबनान के ऊपर अगर हमला ऐसा करेगा तो उसको करारी शिकस्त मिलेगी। हाँ, ऐसे दिन जरूर आ सकते हैं जब हिजबुल्लाह म्यूजिक बजाते हुए, म्यूजिक बैंड बजाते हुए इजराइल में घुसे और हमला करे। ये सारे जो बयानात हैं ये जंग के दौरान दिए जाने वाले बयानात हैं जिनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह 7 अक्टूबर के बाद गजा के ऊपर हमले किए गए, वैसे हमले करने की हिम्मत अभी तक लेबनान के ऊपर नहीं कर पा रहा है इजराइल। तो इसकी अपनी वजूहात होंगी, इसके अपने कारण होंगे कि आखिर वो हमला क्यों नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हिजबुल्लाह के पास जिस तरह की मिसाइल्स हैं, हिजबुल्लाह के पास जिस तरह की ताकत है, ईरान पूरी ताकत से जिस तरह से उसके पीछे खड़ा है और पहले ड्रोन जिस तरह से गए और वो नेतन्याहू के घर के ऊपर तक पहुंच गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं डर तो इजराइल के अंदर है कि अगर यह लड़ाई होती है तो यह लड़ाई इजराइल के अपने वजूद के लिए खतरनाक हो सकती है। और इसीलिए लगातार अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि कोई भी एक छोटा सा ही सही युद्ध विराम हो जाए, जंगबंदी हो जाए, सीज फायर हो जाए, ताकि ईरान और लेबनान के जो खतरे हैं उनको टाला जा सके। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये जंगबंदी की बातचीत खत्म हुई, जैसे ही ये तय हो गया कि सीज फायर फिलहाल नहीं हो रहा है, इजराइल शोर मचा रहा है कि हमास इसमें टांग अड़ा रहा है। अरे भाई, आपने नई नई शर्तें रख दी तो फिर वो क्या करेगा? फिर यही करना पड़ेगा। जब 2 तारीख को सारा समझौता हो गया था तो आप उस समझौते पर क्यों नहीं टिक रहे हैं? खैर, ये सारा कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद इजराइल ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी जो सुरक्षा है, उसको लगातार और चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। डर यह है क्योंकि ईरान ने कहा था कि जब तक सीज फायर की बातचीत चल रही है हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब जब सीज फायर की बातचीत टूट गई है तो ईरान हमला कर सकता है। मुझे लगता है अमेरिका इसीलिए लगातार यह बयान दे रहा है कि अभी भी हम सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान के हमले को टाला जा सके। अब ईरान कैसा हमला करेगा, ईरान फुल फ्लेज वार करेगा, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो भी वैसी ही स्ट्राइक्स करेगा जैसी इजराइल ने की थी। हो सकता है कि इजराइल के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के घरों पर या उनके ऊपर हमला किया जाए, उनका नुकसान किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लेज जो लड़ाई हो सकती है फिलहाल वो हिजबुल्लाह के साथ ही हो सकती है। और अगर हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेज लड़ाई शुरू हुई तो ईरान को भी उस लड़ाई में आना पड़ेगा। देखिए, ईरान इराक वार के बाद ईरान ने अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी
बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से खड़ा किया है, क्योंकि लगातार उसके पास सैंक्शन रहे। युद्ध में जाने का मतलब है कि इजराइल को नुकसान होगा तो ईरान को भी नुकसान होगा, और ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें तबाही हो सकती है इजराइल के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। इसीलिए शायद ईरान बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहा है कि इजराइल को वो सजा भी दे सके और उसके अपनी तबाही बहुत ज्यादा ना हो। उधर खाड़ी के जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उनका अपना एक अलग ही किस्सा है, उनकी अपनी एक अलग ही कहानी चल रही है। कल जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उनका एक बयान आया, और वो बयान ये आया, जैसे बयान आजकल आते रहते हैं अरब नेताओं के, कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं साहब, की सजा कौन देगा? सजा क्या कोई बाहर से आएगा देने के लिए? आप लोग जो अरब काउंसिल चला रहे हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल चला रहे हैं, अरब के बड़े बड़े लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, वो लोग सिर्फ बयान देते रहते हैं, बयान से आगे तो कुछ बढ़ते नहीं है। हालांकि खतरा आपके ऊपर भी है। आज जरूर आपको लग रहा है कि सारा जो बवाल चल रहा है वो गजा में चल रहा है, या फिर सीरिया में चल रहा है, या लेबनान में चल रहा है, हम तो बचे हुए हैं। लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि इजराइल का असली सपना जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाने का है, जिसको वो वन स्टेट सॉल्यूशन कहता है। टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा था कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इजराइल हमेशा बात करता है वन स्टेट सॉल्यूशन की। अब ये वन स्टेट सॉल्यूशन जो नक्शा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप जानते हैं इसमें टर्की का भी हिस्सा, इसमें इजिप्ट का भी हिस्सा है, इसमें सऊदी अरबिया का भी हिस्सा है। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों पर इजराइल प्लान कर रहा है कब्जा करने का। एक बार पूरे पैलेस्टाइन पे उसका ठीक से कब्जा हो गया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको किस्सा याद दिला दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हिटलर को जब पोलैंड पे हमला करना था तो उसने समझौता किया स्टालिन के साथ। समझौता यह हुआ था कि ठीक है साहब, हम आपके इलाके में नहीं आएंगे, आप हमारे इलाके में नहीं आएंगे, आधा पोलैंड आपका, आधा पोलैंड हमारा। स्टालिन बड़े खुश हुए कि नया नया मुल्क बना है, ज्यादा नुकसान हमको नहीं होगा, हिटलर से बवाल कौन मोल लेने जाए। लेकिन जो ही अपना काम निकल गया, अपने पोलैंड पे कब्जा हो गया, त्यों ही हिटलर ने उसी रास्ते से हमला किया रशिया के ऊपर, और उसके बाद स्टालिन को इंग्लैंड और अमेरिका के साथ खड़े होकर मुकाबला करना पड़ा हिटलर का। जीत गए स्टालिन, लेकिन रशिया का जो नुकसान हुआ वो बेहद भयानक नुकसान था। मुझे लगता है सऊदी अरब और बाकी सारी जो ये कंट्रीज हैं, जिस तरह से ये मदद कर रही हैं इजराइल की, इनको लगता है कि इजराइल के साथ समझौता करने में ये भला है कि इजराइल कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, और ठीक है कम से कम हम सेफ रहेंगे। लेकिन कल जब इजराइल का अपना काम निकल जाएगा तो इजराइल जबरदस्त हमला इनके ऊपर भी करेगा, और तब कोई नहीं होगा जो इनके साथ आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि इजराइल सबके साथ समझौता कर लेता है, लेकिन किसी के साथ ये समझौता नहीं करता है। मदद उसको चाहिए होती है, लेकिन किसी और की मदद करने वाला समझौता वो कभी नहीं करता है। तो इजराइल लेना जानता है, देना नहीं जानता है। इजराइल किसी का नहीं है, और इजराइल कभी भी किसी का नुकसान कर सकता है अगर उसका अपना फायदा होता है। ये बात अरब कंट्रीज क्यों नहीं समझ पाती हैं, ये समझना मेरे लिए मुश्किल है। यहां बैठकर अखबार पढ़ते हुए, चीजों को लगातार फॉलो करते हुए मेरी समझ में आता है, अरब मुल्कों को क्यों नहीं समझ में आता है, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और पश्चिम के मुल्कों की तो बात ही क्या करनी है, जनता सड़क पे है। कल संडे था, और कल संडे को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तमाम जुलूस निकले। स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहां जुलूस निकला। इंग्लैंड के लीड्स में एक बड़ा जुलूस निकला। ऑस्ट्रिया के वियना में एक बड़ा जुलूस निकला। और कोपेनहेगन में तो मैं पिछले दिनों था, तो कोपेनहेगन का जब मैं जुलूस देख रहा था तो उन जगहों को पहचानने की कोशिश कर रहा था जहां पर यह जुलूस निकला हुआ है। काश मैं इस वक्त कोपेनहेगन में होता तो इस जुलूस का हिस्सा होता। और सबसे खूबसूरत अगर कहीं प्रतिरोध हुआ है, अगर कहीं सबसे खूबसूरत एहतजाज हुआ है, तो वो हुआ है बेल्जियम में, जहां नदी के अंदर नावों में लोगों ने फलस्तीन के समर्थन में एक जुलूस निकाला। लेकिन एक तरफ जहां ये जनता जुलूस निकाल रही है, एक तरफ जहां ये जनता सड़कों पर आकर फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है, वहीं यहां के हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आप सोचिए, कल मैंने आपको एक ईसाई लड़की की कहानी सुनाई थी, एलिस कैशिए। एलिस कैशिए जो हैं वो फलस्तीन की रहने वाली हैं और ईसाई हैं। उनके घर और दुकान पर जब कब्जा करने के लिए पहुंचे वेस्ट बैंक के जो सेटलर्स हैं,
जो कब्जा करने वाले यहूदी हैं, वहां के ज़ायनिस्ट हैं, जब वो पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त मुखालफत की और उसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। ईसाई हैं वो, सारे के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी ईसाई हैं, लेकिन ईसाइयों के साथ इजराइल में इतना घटिया काम हो रहा है, इनके कान पर कोई जूं नहीं रेंगती है। और अब हालत यह है कि ये सारे कुछ के बाद इन्हीं को, एलिस को और उनकी मां को गिरफ्तार किया गया है, जो गुंडे गए थे उनका घर कब्जा करने के लिए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये लोग न्याय की बात करते हैं, ये लोग हक की बात करते हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और यहां फलस्तीन के अंदर एक ईसाई लड़की का घर कब्जा किया गया और ये सारे लोग खामोश बैठे हैं। पिछले 70 सालों से यही कर रहा है इजराइल, लगातार लोगों के घर कब्जा करना, लगातार लोगों की जमीनें कब्जा करना, लगातार बाहर से ला ला के लोगों को वहां बसाना, और जो वहां रहने वाले हैं उनको ऐसे रिफ्यूजी में तब्दील कर देना जिनको अपने घर लौटने का भी अधिकार नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस बच्ची का जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका भी घर छीन लिया गया है और कहां रह रहा है इसका परिवार, आप खुद देखिए। और जब आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो ये यूरोप या अरब के हुक्मरानों को क्यों नहीं नजर आ रहा है, या अमेरिका के हुक्मरानों को क्यों नहीं नजर आ रहा है, इसकी वजह खुद सोचिए। अगर इसकी वजह आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, तो फलस्तीन की जो सारी प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ जाएगी। आखिर क्या वजह है कि फलस्तीन की आजादी का मांग करना भी यूरोप, अमेरिका और यहां तक के हिंदुस्तान में भी एक अपराध बन गया है। जिन लोगों की जमीनें, घर, देश, नदियां, सब कुछ कब्जा कर लिया गया, वो अगर फ्री पैलेस्टाइन भी कहते हैं तो उनके ऊपर केस चलते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड ने अपने ही एक नागरिक को, अपने ही एक पत्रकार को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया था कि वो फलस्तीन के पक्ष में लिख रहा था। यह खतरा हम सबके साथ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हक के पक्ष में बोलना, हक की बात करना इंसान का फर्ज है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और कम से कम मैं तो ये फर्ज नहीं भूलूंगा। जब तक मेरी आवाज में दम है, जब तक मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, मैं लगातार वो कहता रहूंगा जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया में बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए बिना किसी शर्म के मैं आपसे अपील भी करता हूं कि मुझे किसी और से मदद नहीं चाहिए, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाता हूं, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो जरूरी है और लगातार कहा जाना चाहिए, तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि हमारे साथ खड़े होइए। आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जो 3 रुपए रोज से भी कम की है, और सीधे अगर हमारी मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, हमारा पिन कमेंट भी देख सकते हैं। आप सिर्फ मदद करते हैं तो सिर्फ यह आर्थिक मामला नहीं होता है, यह हमारी हिम्मत बढ़ाता है, यह हमें ताकत देता है, यह हमें बताता है कि दुनिया में कितने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, और हम और हिम्मत के साथ सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल पाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।